आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। तमाम जन सरोकारों से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन उनके होते हैं उसमें उनकी भागीदारी रहती है और वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी के तरफ से उनके पक्ष में चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे हैं बहुत लंबे समय से। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सुरेश भाई, धन्यवाद CCN के सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद आपसे मिलने का मौका मिला जी। सर, चुनाव में आप पूरे सक्रिय रहे, आप पूरे इलाके में खासकर गरुड़ क्षेत्र में आप सक्रिय थे, तो एक मोटा एक अंदाज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कौन जीत रहा है चुनाव को? देखिए क्या है कि मैं पिछले 5 साल से लगातार गरुड़ ब्लॉक पर मेरा ध्यान केंद्रित किए हुए था और बल्कि मैं उस दौरान जिला मुख्यालय तक के भी कांग्रेस के बहुत ही सीमित कार्यक्रमों में आया, क्योंकि मुझे बार बार कांग्रेस का जो पूरा राष्ट्रीय संकट है उसमें एक बात समझ में आ रही थी कि एक ब्लॉक को अगर हम जीतते हैं तो उससे एक मैसेज भी जाता है, एक प्रभाव भी जाता है। और इस बार का जो चुनाव अभी हालिया संपन्न हुआ है 14 तारीख को, मैं 2 बातें बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूँ। एक तो गरुड़ विकासखंड का पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को विकासखंड में चुनौती दे रहा है। दूसरा, अगर परिणाम की बात आप करते हैं तो जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है और जिस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में है, लोगों को पहली बार ऐसा लग रहा है कि 2007 के बाद 2022 में कम से कम गरुड़ विकासखंड में कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब चुनाव प्रचार आपने शुरू किया, कौन सा ऐसा मुद्दा रहा होगा? हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे प्रभावी रहते हैं, तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा रहा होगा जो एकदम हिट कर गया होगा, जो स्ट्राइक कर गया होगा, जो आपके फेवर में वोट कर रहा होगा? देखिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एक खास तरह की उदासी, एक खास तरह की राजनीतिक निराशा, राजनीतिक उदासी और राजनीतिक हताशा का माहौल था, क्योंकि 3 कार्यकाल लगभग 15 वर्ष लगातार चंदन राम दास इस क्षेत्र के विधायक रहे। पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल और तीसरा कार्यकाल, इन तीनों कार्यकालों में कोई ऐसी उपलब्धि, ऐसा कोई अभूतपूर्व काम इन 15 वर्षों में उनकी तरफ से नहीं किया गया। फिर उनकी जो गैर मौजूदगी थी विधानसभा में, वो जनता के बीच में जो उनकी गैर मौजूदगी थी, लोगों के बीच में जो उनका पहुंच, जो सीमित पहुंच थी, उससे एक खास तरह की उदासी का वातावरण था। और जो मतदाता था या जो क्षेत्र की जनता थी, उसको कुछ नया चाहिए था, कुछ मज़ेदार चाहिए था, कुछ राजनीतिक ऊर्जा चाहिए थी। जैसे ही रंजीत दास कैंडिडेट घोषित हुए तो उससे एक पूरा उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने देखा कि वो ऊर्जा, वो राजनीतिक ऊर्जा केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता में आई हो ऐसा नहीं, वो राजनीतिक ऊर्जा पूरे गरुड़ विकासखंड में आई। मैं कहूँगा कि पूरे कत्यूर घाटी में एक लहर आ गई ऊर्जा की कि यार रंजीत दास कैंडिडेट हो गए। हम अपने राजनीतिक अनुभव से बताना चाहता हूँ, मैं भी लगभग ये 4था चुनाव राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा रहा हूँ और यूँ तो हम 1994 से राजनीति में हैं, तो चुनाव की चुनाव के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो ये पहला, इस बार जैसे ही रंजीत दास कैंडिडेट घोषित हुए तो एक पूरा उत्साह का वातावरण हुआ और वो उत्साह इसलिए हुआ क्योंकि जो निष्क्रियता रही चंदन राम दास जी की, वो चाहे उनके स्वास्थ्य के कारण रही हो या कभी कभी मुझे लगता है कि उनका जो, जिसे वो संगठन कहते हैं, वो संगठन भी कई बार नेताओं को बेफिक्र बना देता है कि भैया क्या करेंगे, लोगों के बीच में जाकर के चुनाव तो जीतना ही है, कभी मोदी जी के नाम से जीत जाना है, कभी संगठन के नाम से जीत जाना है। उसको लेकर के बहुत लोगों में एक तरीके की नाराजगी थी। और दूसरा मुझे एक बात ये लगती है कि जो सड़कों की अव्यवस्था थी, जो अस्त व्यस्त सड़कें थी पूरे गरुड़ विकासखंड की, अगर आप देखो कि पिछले 2 साल से जो हालात गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग के रहे हैं, जो हालात आपका घेटी घांगली हरिनगरी कुलाऊं मोटर मार्ग के थे, जो हालात आपका ये गोमती घाटी को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग का था, पिंगलू मोटर मार्ग का था, यहाँ तक कि चुनाव के 1 महीने पहले, चुनाव घोषित होने के 15 दिन पहले चंदन राम दास जी को मचकोट में जाकर के आमरण अनशन तोड़वाना पड़ा न्यायालय के हस्तक्षेप से कि ताकि थोड़ा उनके पक्ष में माहौल बने। लेकिन ओवरऑल जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और नामांकन होने तक माहौल एक तरीके से, पूरी तरीके से रंजीत दास जी के पक्ष में मुड़ गया था और लोगों की बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी थी चंदन राम दास जी के प्रति। और वो ज़्यादा व्यक्तिगत होने से ज़्यादा कई स्तर पर राजनीतिक नाराज़गी थी जी।
अच्छा, ये कहा जा सकता है कि एक परिवर्तन की बयार थी, परिवर्तन के नाम पर, लेकिन एक विकल्प के तौर पर इस बार दो विकल्प थे। एक तो कांग्रेस थी रंजीत दास के तौर पर, दूसरा एक आम आदमी पार्टी के रूप में एक नया राजनीतिक दल यहाँ पर खड़ा हुआ था। आप उसको कितना प्रभावी मानते हैं और क्या परिवर्तन के नाम पर वोट क्या उधर टर्न आउट हुआ है? देखिए, परिवर्तन का सारा वोट रंजीत दास जी के पास गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, खासकर उनके जो विधायक के प्रत्याशी थे, उन्होंने जिस तरीके का चरित्र अपना स्थापित किया, वो चाहे 2012 के चुनाव में जब वो बसपा से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जिस तरीके से अंधाधुंध पैसा खर्च किया, और इस विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से अंधाधुंध पैसा खर्च किया, एक नैरेटिव सेट हो गया पूरी बागेश्वर विधानसभा में। एक नैरेटिव सेट हो गया कि बसंत कुमार पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जब वो आए तो जो अरविंद केजरीवाल जी का जो बचा खुचा क्रेज था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि यार, अरविंद केजरीवाल एक तरफ सादगी, सिंप्लिसिटी और सादगी की राजनीति की बात करते हैं, खुद पैंट कमीज पहन करके घूमते हैं, और उनका आदमी 40 इनोवा गाड़ियों में घूम रहा है और लाखों रुपया रोज खर्च कर रहा। तो इसने एक बैक नैरेटिव क्रिएट किया। उसने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जिसमें बसंत कुमार को जो बढ़त मिलनी भी थी वो भी नहीं मिली है। और मैं इस बात को, ये आप 10 मार्च को देख लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बसंत कुमार यानी कि आम आदमी पार्टी 10,000 वोट का भी आंकड़ा नहीं छूने जा रही है, क्योंकि केवल हम ही समझदार नहीं है, केवल जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वही अक्लमंद नहीं है, या जो चुनाव लड़वा रहे हैं वही अक्लमंद नहीं है, या जो चुनाव को मैनेज कर रहे हैं वही अक्लमंद नहीं है। जनता उनसे ज़्यादा अक्लमंद है। हर पान की दुकान पर, हर चाय की दुकान पर, हर घर की बारात में, हर मुर्दा घाट पर पिछले 1 महीने से ये बहस जारी है कि इन 3 कैंडिडेटों में सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है, और हर जगह यही सामने आया है कि रंजीत दास इन सब में सबसे बेहतर कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। अच्छा, कांग्रेस के बारे में एक बात ये भी रहती है, एक तो कांग्रेस की संगठन की कमजोरी, ये आमतौर पे एक जनरल चर्चा रहती है, उतना बीजेपी के मुकाबले आपका संगठन थोड़ा कमजोर है। उसमें भी ये तुर्रा ये है कि आपके 2 बागी हो गए, तो ये कितना आपको नुकसान पहुंचा है? देखिए, पहली बात तो जो लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस का संगठन, उन्हें असल में कांग्रेस के संगठन की समझ ही नहीं है। कांग्रेस का संगठन बिल्कुल अलग तरीके का है। वो भारतीय जनता पार्टी का रेजिमेंटल संगठन नहीं है कि जो 5 साल 365 गुणा 24 घंटे काम करेगा। कांग्रेस एक जनाधारित पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस नेताओं की पार्टी है। कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं होता है, कोई नहीं। कांग्रेस में नेता होते हैं, नेता कार्यकर्ता जुटाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो कांग्रेस का जो संगठन है ये ऐसा ही होगा हमेशा। वो अभी भारतीय जनता पार्टी से हार रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अपना एक प्लान लेके विकास, बिल्कुल, डेवलपमेंट का प्लान लेके पब्लिक में, बिल्कुल। वो क्योंकि हर नेता की अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारा नेता कोई जिला पंचायत का सदस्य है, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई क्षेत्र पंचायत का मेंबर है, वो हमारे नेता हैं और वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास के काम करते हैं। इसलिए चुनाव के समय वो भीड़ जुटती है। आपको कांग्रेस में अभी गरुड़ विकास खंड में अगर 1000 कार्यकर्ता दिखा तो ये 1000 कार्यकर्ता को कांग्रेस 5 साल तक नहीं ढो रहा था। इनको सुबह सुबह वंदे मातरम नहीं करवा रहा था, इनको लठ नहीं घुमा रहा था। ये कार्यकर्ता इसलिए कांग्रेस के साथ आता है क्योंकि वो जो उस एरिया का नेता है वो 5 साल उनके लिए काम करता है, उनके सुख में, दुख में, तकलीफ में और विकास में खड़ा रहता है। इसलिए चुनाव के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेती है। फिर जब चुनाव हो गया, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता बना था वो अपने अपने काम धंधे में लग जाता है। कोई दुकानदारी करता है, कोई पत्थर तोड़ लेता है, कोई ओढ़गिरी कर लेता है, कोई मिस्त्रीगिरी कर लेता है। तो इसलिए कांग्रेस का संगठन कभी भी कमजोर नहीं है, अभी भी नहीं है। अगर होता तो ये स्थितियां नहीं होती कि आज फिर से हम 40 सीट 45 सीट जीतने की स्थिति में आते। अब बात रही 2 निर्दलियों की कि ये जो ये बागियों की, ये एक तरीके से कांग्रेस को लेकर के जन भावना में स्वीकार्यता है कि भाई इनके 6 नेता टिकट मांगते हैं, एक को मिलेगा तो 2 निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। ये स्वीकार्यता है क्योंकि हमारे यहाँ इस हद तक की आज़ादी है कि लोग पार्टी में होते हैं, चुनाव नहीं मिलने पर बागी या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद, हारने के बाद फिर से पार्टी में आ जाते हैं। उनको फिर से पार्टी में जगह मिल जाती है। स्वागत है, खजान गुड्डू इसके उदाहरण है पिछली बार के। तो इसलिए जनता के नरेशन में ये बात गई कि हमने सुना, लोगों ने लास्ट में बोला यार बालकृष्ण को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि जब उसको टिकट मिला तब कोई और बागी नहीं हुआ, तो इसको टिकट नहीं मिला तो इसको भी शांत रहना चाहिए था। भैरवनाथ जी ने चुनाव लड़ा, बोले, लोगों ने कहा कि यार 6 महीने में आए हुए आदमी को टिकट कैसे मिल जाएगा पार्टी के अंदर से। तो वो जो शुरू में हम डर रहे थे, घबरा रहे थे कि इन दोनों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा, ऐसा कदापि नहीं हुआ। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि भैरवनाथ जी के चुनाव लड़ने से गरुड़ विकास खंड में
इनको नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के वोट कटे हैं। तो कांग्रेस को वो दोनों ही कांग्रेस के चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि अब आप तो जीत रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट वार अगर आप ये बता सकें, जैसे गरुड़ है, बागेश्वर नगर है, खरई है, दफोट है, ये बागेश्वर विधानसभा का एक छोटा मोटा ढांचा है, तो किस क्षेत्र में आप आगे हैं, किस क्षेत्र में कमजोरी है? खरई पट्टी माना जा रहा है कि आपकी कमजोर है। देखिए, अगर हम पूरा स्टैटिस्टिकली देखें, अगर हम उसको स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं पूरा चुनाव को आंकड़ों के हिसाब से, तो 72,000 वोट पड़ा है। उसमें से 36,000 वोट गरुड़ विकास खंड में पड़ा है, 36,000 वोट पड़ा है। पिछले चुनाव में अगर हम जाते हैं, 2017 का चुनाव जिसमें कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है, तब भी वहां हमको 9,000 वोट पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, जबकि कांग्रेस बिल्कुल तितर बितर होकर के चुनाव लड़ी, 9,000 वोट पड़ा। कार्यकर्ता भी किनारे था। इस बार कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ी। रंजीत दास एक आकर्षक चेहरे के तौर पर सामने आया। दूसरा, रंजीत दास जी की वहाँ ससुराल थी, उनका ननिहाल था, तमाम रिश्तेदारियाँ थी, और पूरी कांग्रेस संगठित होकर लड़ी। तो उसके हिसाब से हम ये मानते हैं कि हमको एवरेज 50 वोट का फायदा अगर हर बूथ पे होता है, 88, हाँ, तो 90 बूथ हैं लगभग, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको 4,500 से 5,000 का फायदा सीधा वहाँ हो रहा है। 5,000 का होता है तो हमारी 9,000 की वोट बढ़ करके 14,000 हो जाती हैं। 14,000 का हमारा वोट शेयर गरुड़ में होता है। और फिर अगर हम देखते हैं कि बागेश्वर नगर जहां 10,000 वोट पड़ा है, और जैसी खबरें आ रही हैं बागेश्वर शहर से कि रंजीत दास प्लस कर रहे हैं या जीत रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 40-60% मतदान अगर रंजीत दास के पक्ष में होता है तो 6,000 वोट यहाँ भी पड़ रहे हैं हमको। फिर जो एक बहुत मजबूत बेल्ट हमारी जिला पंचायत सीट 7 है, जहाँ से हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष आते हैं, और वो उनका गृह क्षेत्र भी है, तो वहाँ अगर आप देखिए तो वहाँ टोटल 6,000 के आसपास वोट पड़ा है। और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ रंजीत दास जी को कोई 50, 70, 80, 90 तक का भी आंकड़ा बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम एक मोटा 60% का फिगर मान के चलें तो 4,000 वहाँ पड़ा है। तो ये कुल मिलाकर के 24,000 वोट मुझे दिख रहा है इन क्षेत्रों में, जो रंजीत दास जी के पास जा रहा है। बाकी जो बचता है, जिसमें हमारा धूराफाट आता है, जिसमें हमारा काफली गैर खरई से लेकर के पान बोहाला तक दफोट का एरिया, ये 20,000 वोट है, यहाँ छूटता है 20,000 वोट। तो इस 20,000 वोट में से हम मिनिमम 25% मान लें, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस कमज़ोर है, हम और आम आदमी पार्टी मजबूत है, भाजपा भी मजबूत है, तो मैं उसमें 20% वोट मानता हूँ कांग्रेस की या रंजीत दास के। तो 4,000 वोट वो बनते हैं 20,000 का में से 4,000, तो 20% के हिसाब से मिनिमम, मतलब ये इसके नीचे तो जा ही नहीं रही कांग्रेस कहीं भी। तो फिर भी हमको 28,000 वोट मोटा मेरे को आता हुआ दिख रहा है। 72,000 में से 28,000 वोट प्लस माइनस 1,000 लगा लीजिए, या तो हम 29-30 तक जाएंगे या 26-27 तक आएंगे। तो मेरे को ये लग रहा है कि मोटा 28 से 30,000 वोट कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। और दूसरी एक बात मैं इसमें मज़ेदार बात देखिए, अगर आप पिछले 2007 और 12 का चुनाव देखें, 2007 में पहला चुनाव था, 5,000 वोट से जीते, लगभग 5276 वोट से जीते हैं चंदन नाम दास जी। उनको जो वोट पड़ा है वो लगभग 23,900 के आसपास वोट पड़ा। राम प्रसाद जी को 21,800 वोट पड़ा है। तो वो कुल मिलाकर के उस समय उनका जो 2012 का चुनाव है उसमें 2,511 वोट से चंदन नामदास जीते हैं। तो ये भाजपा कांग्रेस का जो वोट का ऊपर नीचे शेयर है वो 2,000 से 5,000 के बीच में झूलता है। राम प्रसाद जी भी पहला चुनाव 3,200 वोट से जीते हैं। तो ये 2017 का जो चुनाव है जिसमें 14,000 की लीड गई भाजपा के साथ, उसके 2 कारण थे। एक तो मोदी लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, हरीश रावत गवर्नमेंट के खिलाफ 57 लोग चुनाव हारे हैं। तीसरा, जो उस समय का कैंडिडेट था उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो इसलिए 14,000 से अभी के चुनाव की तुलना करना पूरी तरीके से बेमानी है। अभी भाजपा कांग्रेस नेक टू नेक फाइट में आएगी, मेरे को ऐसा लगता है। और आम आदमी पार्टी जिसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं, मेरे हिसाब से उसको उतना वोट नहीं मिल रहा है जितना दिखाई दे रहा है परिदृश्य में। तो भाजपा कांग्रेस में नेक टू नेक की फाइट है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है, कैंडिडेट के कारण पलड़ा भारी है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों ने भाजपा के विकास के मॉडल को रिजेक्ट किया हुआ है। चंदन नाम दास की जो पिछले 15 साल की राजनीतिक उदासीनता है, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। और तमाम जगह नौजवान खुल करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए आए हैं। ये मेरे को इसमें ऐसा दिखाई देता है। बहरहाल मतलब ये कहा जाए आपके आकलन से कांग्रेस जीत रही है। तो सेकंड नंबर पे कौन रह सकता है? कई लोग ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी
इसमें मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी या बसपा इनका कैडर नहीं है। ये वहाँ ये 10,000 वोट ले जा लेंगे। जैसे 2007 में यूकेडी को, जब गोविंद जी को हमने चुनाव लड़ाया था, तब मैं भी यूकेडी में था, 7,325 वोट मिले यूकेडी को। फिर 2012 में बसपा को लगभग 9,000 वोट पड़े हैं। तो वैसे ही 9,000, 7-12 में, 17 में भी इसको 11,000 कुछ वोट पड़ा है। तो 10,000, 11,000 के आसपास आके ये संख्या सिमट जाती है। उसके ऊपर वही पहले दूसरे नंबर की जो दौड़ है वो भाजपा कांग्रेस में, बिल्कुल उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं कि भाजपा कांग्रेस में। ठीक, थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आप थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थक के तौर पर जिला महासचिव रहे हमारे भुवन पाठक जी। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो मुद्दे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी है, और वो भी 2-2, 3-3 स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के प्रति, केंद्र की, राज्य की और प्रत्याशी की, उस आधार पर उनका आकलन यही है कि कांग्रेस जीत रही है और दूसरे नंबर पर जो है भारतीय जनता पार्टी रहेगी। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।